आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर पर। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और साथ ही साथ जिन जिन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है कि हम उसके बाद देखेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये कितने टाइप्स का होता है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका प्रिंसिपल क्या है, ये जो काम करता है ट्रांसफार्मर ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये किस तरह से बना होता है। और अंततः जो है हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर काम करता है इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो है बढ़ा भी सकता है और उसे घटा भी सकता है। यह सिर्फ वोल्टेज को चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रिक पावर को नहीं, यह ध्यान रखें। तो अब चलिए देख लेते हैं कि यह जो ट्रांसफार्मर है यह कितने टाइप्स का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो ट्रांसफार्मर होता है यह बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है यहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर किसी ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होता है तो वहां पर जो ट्रांसफार्मर होता है उसे हम कहते हैं कि वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वहीं पर अगर जो है आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होता है तो उस तरह के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो अगर मैं यहां पर जो है आउटपुट वोल्टेज को Vs से डिनोट करता हूं और इनपुट वोल्टेज को हम अगर Vp से डिनोट करते हैं तो फिर ये जो Vs होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होता है। जबकि वहीं पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है Vs ये कम होता है जो इनपुट वोल्टेज होता है Vp इससे। तो यहां पर हमने देख लिया कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये कितने टाइप्स का होता है, कब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, कब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ये धीरे धीरे समय के साथ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि यहां पर ये जो ट्रांसफार्मर है इसका प्रिंसिपल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पर काम करता है कि अगर हम किसी कॉइल में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं या कहें उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके आसपास अगर कोई दूसरा जो है कॉइल रखा गया है तो उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। देखिए अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप YouTube के सर्च बार में लिखें म्यूचुअल इंडक्शन ट्रू पॉइंट, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि यहां पर ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये किस तरह से बना होता है। तो अगर आप यहां पर फिगर में देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये होता है यहां पर सॉफ्ट आयरन का कोर, इसे कहा जाता है ये है सॉफ्ट आयरन का कोर। बेसिकली ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ये हो गया सॉफ्ट आयरन का कोर। और ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है ये लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड कहने का मतलब है कि यहां पर देख ले ये पतले पतले प्लेट्स के तौर पर रखा गया है। ये लैमिनेटेड इसलिए होता है कि ताकि इसमें एडी करंट कम से कम क्रिएट हो और एनर्जी का जो लॉस है वो कम से कम हो। अब अगर आप देख ले तो यहां पर इस साइड देखें तो यहां पर एक जो है एक क्वाइल्स को जो है लपेटा गया है, जबकि वहीं पर इस साइड में भी देख लें एक दूसरे ही क्वाइल्स को लपेटा गया है। तो हम यहां पर ये जो आपको कॉइल दिख रहा है ये वाला इसे कहते हैं ये है प्राइमरी कॉइल। तो ये होता है प्राइमरी कॉइल। जबकि वहीं पर ये वाला जो आपको दिख रहा है ये होता है सेकेंडरी कॉइल, इसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। सेकेंडरी कॉइल इसे हम जो है सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है प्राइमरी कॉइल, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, चलिए मान लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टर्न है इसमें ये है NP, जबकि वहीं पर इस सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है ये है NS।
अब हम इस प्राइमरी कॉइल में जो है इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं और यहां पर इस सेकेंडरी कॉइल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो यहां पर हमने जोड़ दिया इसे जो है एक एसी सोर्स के साथ, तो हमने इसे जोड़ दिया यहां पर एक एसी सोर्स के साथ। तो यहां पर जो है इसमें करंट का फ्लो होगा। करंट यहां पर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमने मान लिया कि करंट यहां पर इस कॉइल में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और यहां पर जो वोल्टेज है वो हमने मान लिया वो है यहां पर ई पी। तो अब जब इसमें करंट का फ्लो होता है तो यहां पर ये जो सेकेंडरी कॉइल आपको दिख रहा है इसमें भी हमें करंट दिखता है। तो यहां पर भी इसमें भी हमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो होता हुआ दिखता है। तो अगर इसमें करंट का फ्लो होगा तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें मिलेगा। सो यहां पर हमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है और हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो करंट है ये है आईपी इस प्राइमरी कॉइल में और ये जो सेकेंडरी कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है ये करंट हमने मान लिया ये है यहां पर आई एस। तो ये जो करंट होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये आपको पता है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर काम करता है इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। तो अगर आप यहां पर ये जो प्राइमरी कॉइल है इस प्राइमरी कॉइल को अगर आप जो है यहां पर ऊपर से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इसमें ये जो करंट का फ्लो हो रहा है इस प्राइमरी कॉइल में उसका डायरेक्शन यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आप इस प्राइमरी कॉइल को ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और हमें ये पता है कि अगर किसी कॉइल में करंट का फ्लो होता है तो फिर उस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इसका मतलब कि इस प्राइमरी कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर ये होगा डायरेक्शन। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये यहां पर इस सेकेंडरी कॉइल से भी होकर के पार होता है। तो यहां पर कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। वैसे अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार होंगे, जैसे कि यहां से एक मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे ये ऐसे जाएगा इस सेकेंडरी कॉइल से होते हुए फिर से वापस इस प्राइमरी कॉइल में आएगा। ऐसे और भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्राइमरी कॉइल में है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सेकेंडरी कॉइल से भी होकर के पार हो रहा है। हम मान रहे हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसलिए कोई भी हम मानेंगे कि यहां से कोई भी फील्ड लाइन बाहर नहीं निकलता है। वैसे प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर हम मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी इस प्राइमरी कॉइल में है वही सेकेंडरी कॉइल से भी होकर के पार हो रहा है। अब देखिए आप यहां पर ये जो करंट है ये करंट तो कांस्टेंट नहीं है। अगर ये करंट यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब कि इस प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। अब अगर इस प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, तो फिर इसके हर एक फेरे से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। अगर इस प्राइमरी कॉइल के हर एक फेरे से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो अगर चेंज होता है तो फिर क्लियर है कि यहां पर ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके हर एक फेरे से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी फील्ड लाइन जो प्राइमरी कॉइल में है वही तो सेकेंडरी कॉइल से भी होकर के पार हो रहा है। तो जब प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ही। तो इसलिए अगर यहां पर इस सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है क्योंकि यहां पर करंट चेंज हो रहा है, तो फिर इस सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को चलिए डिनोट करते हैं, यह है ई एस। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम ये मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस प्राइमरी कॉइल में उसके हर एक फेरे से लिंक वो है फाई। हर एक फेरे से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हमने मान लिया है। तो
क्योंकि यहां पर ये जो एरिया होगा, अगर आप एक फेरे को ले लें, ये जो एरिया होगा यहां पर, ये जो एरिया होगा एग्जैक्टली वही एरिया यहां पर अगर आप कोई एक फेरा ले लेते हैं इस सेकेंडरी कॉइल में, वही एरिया इसका भी होगा। तो इसलिए अगर इसके हर एक फेरे से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर फाई है, तो फिर इस सेकेंडरी कॉइल के भी हर एक फेरे से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी फाई ही होगा, क्योंकि एरिया सेम है। लेकिन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर सेम नहीं होगा। अगर आप इस प्राइमरी कॉइल में जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर उसकी बात करते हैं, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। एक फेरे से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, तो एनपी फेरे से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा एनपी फाई। ये हो गया यहां पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्राइमरी कॉइल से लिंक। अब वहीं पर अगर आप इस सेकेंडरी कॉइल में देखें तो इसका जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस सेकेंडरी कॉइल का, ये होगा यहां पर NS, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जो है सेकेंडरी कॉइल में वो NS है, इनटू यहां पर इसके हर एक फेरे से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई। तो ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसका, इस सेकेंडरी कॉइल का। अब चलिए देख लेते हैं कि यहां पर ये जो EP है जो कि हम सप्लाई कर रहे हैं और यहां पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है ES, ये किसके बराबर होगा। तो उसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ। तो फैराडेज सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो बराबर होगा माइनस उस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न होगा वो, और फिर यहां पर किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर चेंज हो रहा है वो। तो ये होता है किसी कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड होता है वो। तो अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो देखिए यहां पर हमें EP और ES किसके बराबर मिलता है। तो यहां पर ये जो EP है, ये जो EP है जो कि हम सप्लाई कर रहे हैं इस प्राइमरी कॉइल को EP, ये बराबर हमें मिलेगा माइनस इस प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है जो कि है यहां पर NP। तो यहां पर ये हो गया NP, फिर यहां पर किस रेट से ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये हमें मिल गया EP, जो कि हम यहां पर वोल्टेज इस प्राइमरी कॉइल को इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। तो यहां पर ये जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल रहा है वो देख ले किसके बराबर होगा। तो यहां पर ये जो ES होगा, जो आउटपुट वोल्टेज है जो कि हमें इसे सेकेंडरी कॉइल में मिल रहा है, ये बराबर होगा माइनस जो नंबर ऑफ टर्न है इस सेकेंडरी कॉइल में जो कि है यहां पर NS, फिर यहां पर होगा d∅dt, क्योंकि हर एक फेरे से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल वो सेम है। तो यहां पर ये हो गया ES के बराबर। तो अब अगर हम जो है इसको इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहां से हम ये कह देंगे कि ES बाई EP जो है ये बराबर हो जाएगा, यहां पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस जो है इस माइनस को कैंसिल करेगा और d∅dt यहां पर इस d∅dt को कैंसिल कर देगा। तो यहां से ये हो जाएगा NS बाई यहां पर ये जो NP है ये। तो यहां पर ये हमें मिला एक फार्मूला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे ये क्लियर है कि अगर हम जो है यहां पर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देते हैं तो फिर यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा ये नंबर ऑफ टर्न इस सेकेंडरी कॉइल में होगा उतना ज्यादा हमें यहां पर EMF मिलेगा, जो वोल्टेज हमें मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट के तौर पर वो भी उतना ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम इस नंबर ऑफ टर्न को घटाते हैं इस सेकेंडरी कॉइल का तो फिर ये जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है ये भी घटते जाता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये जो NS होता है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ये बड़ा होता है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल से। जबकि वहीं पर ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न होता है इस सेकेंडरी कॉइल में वो कम होता है जो नंबर ऑफ टर्न होता है इस प्राइमरी कॉइल में उससे।
तो यहां पर ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। तो अगर आप यहां पर जो है देखें इलेक्ट्रिक पावर को, तो इलेक्ट्रिक पावर भाई सेम रहता है। जितना हम यहां पर इनपुट के तौर पर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करेंगे इस ट्रांसफार्मर को, उतना ही हमें यहां पर इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। भले ही वोल्टेज यहां पर चेंज हो जाए पर इलेक्ट्रिक पावर सेम रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि इनपुट के तौर पे जो इलेक्ट्रिक पावर हमने सप्लाई किया ये है Pi, और जो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिक पावर मिल रहा है ये है PO, तो उस तरह के केस में देखिए हमें क्या मिलने वाला है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि Pi इक्वल टू ये होगा यहां पर PO के, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ये बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट के। तो यहां पर इनपुट के तौर पे जो वोल्टेज है ये है EP इनटू जो करंट है वो है यहां पर IP, इक्वल टू ये होगा यहां पर आउटपुट के तौर पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो है ES, और करंट जो है ये है IS के। तो हम यहां से देखिए क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ES होगा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो EP होगा ये बराबर होगा IP डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो IS होगा इसके। तो यहां पर ये जो फार्मूला है ये हमें देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ES है जो कि आउटपुट वोल्टेज है और ये जो IS है जो कि आउटपुट करंट है, ये दोनों ही देखिए एक दूसरे के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर वोल्टेज बढ़ जाता है तो फिर ये जो करंट होगा ये घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे यहां पर इसके बराबर होना ही है। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना ही है, वरना अगर आप सोचे कि यहां पर हम कम एनर्जी दे और यहां पर हमें ज्यादा एनर्जी मिले तो क्या एनर्जी यहां पर अपने आप क्रिएट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर जो इस यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉ है जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके ये खिलाफ होगा। तो एनर्जी यहां पर अपने आप क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जितना हम यहां पर इलेक्ट्रिक पावर देंगे इनपुट के तौर पे उतना ही हमें आउटपुट के तौर पर इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा। बशर्ते यहां पर ध्यान रखें कि अगर यहां पर आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है तो फिर ये जो करंट होगा आउटपुट में ये घट जाएगा, या अगर हम जो है यहां पर देखते हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये घट जाता है तो उस केस में ये जो करंट होगा ये बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर को जो है सेम रहना ही है जितना कि इनपुट के तौर पे इलेक्ट्रिक पावर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे ही टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।